आहट और तेज हो गई है। ईरान ने गल्फ देशों को सीधी धमकी दी कि अगर अमेरिका या इस्राएल ने उस पर हमला किया तो पूरा अरब क्षेत्र आग की लपटों में धधक उठेगा। तेहरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को रेड लाइन बताते हुए खाड़ी के पावर सेंटर्स को निशाना बनाने का अल्टीमेटम दिया है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ दावा किया कि हमारे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है और अमेरिका हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान की अरब देशों को धमकी, अमेरिका का साथ दिया तो भस्म कर देंगे। भले अमेरिका दावा करे कि उसने ईरान पर हमला इसलिए कम या रोक दिए हैं ताकि बातचीत से मसले को सुलझाया जा सके, लेकिन ईरान जिस तरह के तेवर और तैयारियां कर रहा है उसने अमेरिका, इजराइल और अरब देशों के होश उड़ा दिए हैं। ईरान ने अपनी युद्ध की रणनीति पूरी तरह से अरब देशों पर फोकस कर दी है। अरब में अमेरिका के 8 मुख्य सैन्य ठिकानों पर ईरान ने बड़े हमले की तैयारी पूरी कर ली है। साथ ही अरब देशों को आखिरी अल्टीमेटम देते हुए 2 टूक कह दिया है कि अगर अमेरिका का साथ दिया तो अरब के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इधर दूसरी तरफ कुछ खबरों में दावा किया गया है कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है। इस खबर के सामने आने के बाद से सबसे ज्यादा टेंशन में अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब आ चुके हैं। इन हालात को देखते हुए वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि आने वाले दिनों में ईरान युद्ध बेहद खूनी और विनाशक साबित होगा। हम शुरुआत करते हैं ईरान की उस धमकी से जिसने पूरे अरब वर्ल्ड को दहशत में डाल दिया है। ईरान का आखिरी अल्टीमेटम, अरब में तेहरान का आपातकाल। पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट एक ऐसी भयावह आग की चपेट में है जिसकी लपटें अब सिर्फ तेहरान या तेल अवीव तक सीमित नहीं है। ईरान ने एक ऐसी धमकी दे दी है जिसने खाड़ी देशों की रातों की नींद हराम कर दी है। तेहरान का संदेश साफ और बेहद तीखा है कि अगर ईरान पर हमला हुआ, अगर उसके तेल और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया तो पूरा अरब आग में भस्म कर देंगे। गल्फ कंट्रीज यानी सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, कतर और कुवैत, इन सभी देशों के ऊर्जा केंद्रों पर ईरान की मिसाइलों की सीधी नोक है। दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस ढांचों को तबाह करने की चेतावनी दी जा चुकी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ओमान, कतर, सऊदी अरब और तुर्की के जरिए अरब देशों को सीधे संदेश भेजा है कि यदि अमेरिका ने ईरान पर नया सैन्य हमला किया तो तेहरान पूरे अरब क्षेत्र की तेल रिफाइनरियां, पावर ग्रिड और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। ये केवल एक खोखली धमकी नहीं है, बल्कि दुनिया की 20% ऊर्जा आपूर्ति की रीढ़ पर लटका हुआ वो चाकू है जो कटते ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार सकता है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने ओमान और दूसरे मध्यस्थों के जरिए गल्फ देशों को सीधा और सख्त चेतावनी वाला लेटर भेजा है। इस चेतावनी का लब्बो-लुआब यह है कि अगर गल्फ देशों ने अपने एयर स्पेस या अपनी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका या इजराइल को ईरान पर हमला करने के लिए करने दिया तो तेहरान उन्हें अमेरिका का सहयोगी मानकर उनकी रिफाइनरीज, गैस पाइपलाइनों और पोर्ट्स को फूंक देगा। यही वजह है कि रियाद से लेकर अबू धाबी तक भारी खलबली है। खाड़ी देश इस युद्ध में न्यूट्रल रहने का दबाव बना रहे हैं और वॉशिंगटन पर लगातार ये जोर दे रहे हैं कि वो तेहरान के खिलाफ ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर में तब्दील हो जाए। ولی خب ادامه پیدا کرد. رهبر جدید عزیز ما دوباره انتخاب شد. امکان ارتباط با ایشون الان خیلی سخته، ولی به هر حال بودنش نقطه قوت بسیار بالایی است برای ما که بتونیم روند رو ادامه بدیم. ट्रंप का बहुत बड़ा दावा, हमारे पास हथियारों का नया जखीरा। UAE, and by Qatar, and by Iran.
We were all set to go just about at this time right now, and it would have been a massive attack. We were all set to go, but when the Allies asked to call it off, you got to sort of say, well, let's see. And the reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. I call it the denuclearization of Iran. ईरान के परमाणु ठिकानों पर अगर अमेरिका और इजराइल की सीधी पहुंच हो जाती है तो ये वाकई में अमेरिका और इजराइल की ईरान पर सीधी जीत साबित करने का बेहतरीन मौका हो सकता है। लेकिन मौजूदा हालात में ईरान ने अपने तेवरों से फिर साबित कर दिया है कि ईरान रत्ती भर झुकने वाला नहीं है। जरा खबर को समझ लीजिए। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA की आड़ में ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर क्या नकेल करने की कोशिश कर रहा है और कैसे ईरान अमेरिका और इजराइल के इस परमाणु पंजे से खुद को बचाने में जुटा है। नहीं दिखाएंगे ईरानी परमाणु, ट्रंप के परमाणु पंजे पर प्रहार। ईरान ने IAEA को परमाणु ठिकानों तक पहुंच देने से साफ इनकार कर दिया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA, राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के होश उड़ गए हैं। मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने दो टूक कहा कि ईरानी कानून इस बात की अनुमति नहीं देता है कि IAEA ईरान के 3 परमाणु ठिकानों का दौरा करे। ईरान के इस्फहान, फोर्दो और नतांज परमाणु ठिकाने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। तीनों तकनीकी रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनके बिना ईरान का परमाणु ढांचा अधूरा है। अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि IAEA के जरिए ईरान के इस्फहान, फोर्दो और नतांज का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाए। IAEA चाहता है कि वो ईरान के तीनों परमाणु साइट्स इस्फहान, फोर्दो और नतांज का बारीकी से निरीक्षण करे और पता लगाए कि आखिर ईरान का 440 किलो 60% संवर्धित यूरेनियम कहां छिपा है। अब आप ये भी जान लीजिए कि ईरान के तीनों परमाणु अड्डे इतने ज्यादा अमेरिका, इजराइल और IAEA की आंखों की किरकिरी क्यों बने हुए हैं। इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी, यहां मुख्य रूप से यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी यानी UCF काम करती है। देश की खदानों से जो कच्चा यूरेनियम लाया जाता है, जिसे येलो केक कहते हैं, उसे यहां रासायनिक प्रक्रिया के जरिए यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस यानी UF6 में बदला जाता है। इसी गैस को बाद में संवर्धन के लिए दूसरे संयंत्रों में भेजा जाता है। यहां संवर्धित यूरेनियम से परमाणु रिएक्टरों के लिए फ्यूल रॉड्स, ईंधन की छड़ें तैयार करने का काम भी होता है। इस्फहान के आसपास ईरान का एक बहुत बड़ा सैन्य बेस और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है, क्योंकि इस इलाके पर हमला पूरे परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ तोड़ने जैसा माना जाता है। फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी, ईरान के पवित्र शहर कुम के पास स्थित यह संयंत्र सुरक्षा के लिहाज से सबसे अभेद्य और रणनीतिक रूप से सबसे खतरनाक माना जाता है। फोर्दो को एक विशाल पहाड़ी के अंदर लगभग 250 से 300 फीट की गहराई में कंक्रीट की मोटी परतों के नीचे बनाया गया है। इस बनावट के कारण इस पर पारंपरिक हवाई हमलों या बड़े बंकर बस्टर बमों का असर होना लगभग नामुमकिन माना जाता है। यहां आधुनिक और एडवांस सेंट्रीफ्यूज जैसे IR6 के जरिए यूरेनियम को सीधे 60% या उससे अधिक शुद्धता तक समृद्ध किया जाता है, जो मेडिकल रिसर्च के नाम पर सैन्य स्तर के बेहद करीब है। नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी, यह ईरान का सबसे बड़ा केंद्रीय और मुख्य यूरेनियम संवर्धन संयंत्र है, जो इस्फहान प्रांत के अंतर्गत ही नतांज शहर के पास मौजूद है। नतांज में बड़े पैमाने पर औद्योगिक स्तर पर यूरेनियम संवर्धन होता है। यहां जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे विशाल हॉल्स बने हैं, जहां हजारों की संख्या में सेंट्रीफ्यूज 24 घंटे घूमकर गैस को समृद्ध करते हैं। अपनी विशाल क्षमता के कारण यह संयंत्र हमेशा इजराइल और अमेरिका के निशाने पर रहा है।
इसीलिए ईरान ने दो टूक कहा है कि हाल में हमले का शिकार हुए अपने परमाणु ठिकानों का निरीक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को अनुमति नहीं देगा। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघिर कालिबाफ ने कहा कि इन ठिकानों तक IAEA की पहुंच की खबरें पूरी तरह गलत हैं और देश का कानून इसकी इजाजत नहीं देता। सरकारी टीवी चैनल IRIB को दिए साक्षात्कार में गालिबाफ ने कहा कि ईरानी संसद और सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने ऐसा कानून बनाया है जिसके तहत बमबारी से प्रभावित परमाणु स्थलों तक किसी भी परिस्थिति में विदेशी निरीक्षकों को पहुंच नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि निरीक्षकों को वहीं पहुंच मिलेगी जिसकी अनुमति सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद देगी। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघिर कालिबाफ ने दो टूक कहा कि फिलहाल IAEA को केवल 2 परमाणु प्रतिष्ठानों बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र और तेहरान अनुसंधान रिएक्टर तक ही सीमित पहुंच दी गई है और ईरान इसी व्यवस्था का पालन करेगा। इस समय दुनिया नाजुक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का मैक्सिमम प्रेशर अभियान और इजराइल का आक्रामक रुख है, तो दूसरी तरफ ईरान का आर पार का मूड और गल्फ देशों को जलता देखने की उसकी सीधी धमकी। एक गलतफहमी या एक भटकी हुई मिसाइल पूरे मिडिल ईस्ट को तीसरे विश्व युद्ध की ज्वाला में धकेल सकती है। अगर गल्फ जलता है तो उसकी लपटों से पूरी दुनिया का झुलसना तय है। अब देखना यह होगा कि वॉशिंगटन और तेहरान कूटनीति का रास्ता चुनते हैं या मिडिल ईस्ट की इस बारूद की सुरंग में माचिस की तीली लगा दी जाती है। तक पहले से आग लगी थी। इमरान खान की रिहाई की मांग ने शहबाज और मुनीर की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया। दूसरी ओर मार्शल लॉ वाले देश पाकिस्तान में अब आने वाले समय में मोबाइल भी चेक करना होगा। मुनीर पर गद्दार अलर्ट, बाजवा की सीक्रेट सलाह लीक। पाकिस्तान में इमरान समर्थकों का गदर, शहबाज के पास सिर्फ 30 मिनट। लाहौर से पेशावर तक पीटीआई का हल्ला बोल, इमरान की रिहाई की तारीख 27 सितंबर तय। 27 सितंबर याद रखना इंशाअल्लाह ताला। अभी प्रोपेगंडे शुरू होंगे। कुछ लोग कहेंगे कि सूबे के हालात खराब हैं। मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब चाहिए? इमरान खान साहब चाहिए? इमरान खान साहब चाहिए? तो इमरान खान साहब आएगा, यहां पर अमन होगा। इमरान खान साहब आएगा, यहां की मईशत बेहतर होगी। इमरान खान साहब आएगा, वो पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली देगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे नौजवानों, जितने भी यहां इसके बाद प्रोपेगंडे हुए, जो भी करे, अंदरूनी हो बैरूनी हो, आपने एक बात करनी है कि 20 सितंबर तक पाकिस्तान आ जाओ, क्योंकि 27 सितंबर को कुछ होने वाला है। वमा अलैना इल्लल बला। इमरान का डबल मोर्चा, शहबाज मुनीर की उड़ी नींद। पाकिस्तान एक साथ कई मोर्चों पर फंसा हुआ है। एक जगह दबाने की कोशिश होती है तो दूसरा मोर्चा खुल जाता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को जिस नए मोर्चे ने बेचैन कर रखा है, वो खोला है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के जेल में 3 साल पूरे होने पर उनके समर्थकों ने पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन किए। कराची से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए और इमरान समर्थकों ने पाकिस्तान सरकार पर जमकर हमला बोला। जब से इन चोरों डाकू लुटेरों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया है, पाकिस्तान मुसलसल तबाही की तरफ जा रहा है। हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई है। हमारा एक्सपोर्ट तबाह बर्बाद है। हमारा इंपोर्ट तबाह बर्बाद है। किसान रो रहा है, खुदकुशी करने पर मजबूर है। हमारा नौजवान पाकिस्तान छोड़कर जा रहा है, पाकिस्तान छोड़ रहा है।
पंजाब और सिंध प्रांत में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा इमरान समर्थकों को गिरफ्तार किया। सबसे बड़ी रैली खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर में आयोजित की गई, जहां इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सरकार है। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी ने पाकिस्तान के शहबाज सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। सोहेल अफरीदी ने कहा कि आज पख्तून रो रहा है, आज बलोच रो रहा है, कश्मीरी भी रो रहा है और पंजाबी भी शहीद हो रहा है। आज कश्मीर में हमारे भाई बहन सड़कों पर निकले हैं, उन पर भी गोलियां चलाई जा रही है। मेरे पाकिस्तानियों, ये खूनी दरिंदे बन चुके हैं। इनके लिए खून इतना सस्ता हो चुका है कि ये मासूम लोगों को मार देते हैं और इन्हें शर्म नहीं आती। इन लोगों को आपकी कोई फिक्र नहीं, क्योंकि IMF रिपोर्ट करता है कि इन चोरों डाकुओं ने 5,300 अरब रुपए की करप्शन की है। 5,300 अरब रुपए की करप्शन जो आपका पैसा है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान की पार्टी ने शहबाज सरकार को 27 सितंबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है। पीटीआई नेता और खैबर के सीएम सोहेल अफरीदी ने कहा कि अगर 27 सितंबर तक इमरान खान को रिहा नहीं किया गया तो इस्लामाबाद मार्च होगा। एक बंदे को फर्क पड़ता था, एक बंदे को फर्क पड़ता है, वो अडयाला जेल में है। वो मेरा, आपका, पूरी पाकिस्तानी कौम का इंतजार कर रहा है कि ये कौम मेरा मुकदमा लड़ेगी, ये कौम मुझे इंसाफ देगी। तो मेरे पाकिस्तानियों तैयार हो। एक और इमरान की पार्टी ने शहबाज सरकार के खिलाफ सड़क पर मोर्चा खोल रखा है। दूसरी ओर पाकिस्तान के पत्रकार मोहित पीरजादा ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। दावा यह है कि इमरान खान ने अगस्त 2022 में बताया था कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने असीम मुनीर पर उन्हें सलाह दी थी। सलाह ये थी कि इमरान खान असीम मुनीर को आर्मी चीफ ना बनने दें। बाजवा ने कहा था कि असीम मुनीर मानसिक रूप से अस्थिर है और असीम मुनीर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, कोटली, नीलम वैली सहित कई जगहों पर कश्मीरी पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। बताया जाता है कि नीलम वैली में तो प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मुनीर के रेंजर्स की फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग इसमें घायल भी हुए। इसके बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 2 महीने से चल रहे प्रदर्शन में मृतकों की संख्या 131 तक पहुंच गई है। JAAC यानी ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेताओं ने एक बार फिर पाकिस्तान सरकार को सीधे चुनौती दे दी है। JAAC के नेताओं ने कहा कि अगर पाकिस्तान सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। IMF के यारों पे, सरमाए के दलालों पे, बोल साथी हल्ला बोल, फॉरेन फोर्सेस, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सेना के जुल्म सितम के खिलाफ आवाज सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं उठ रही, ब्रिटेन में भी कश्मीरी समुदाय ने विरोध जताया है। POK में मानवाधिकार उल्लंघनों और सुरक्षा बलों की कार्रवाई के विरोध में ब्रैडफोर्ड में जबरदस्त प्रदर्शन हुए। मुनीर का फार्म हाउस कांड, POK में हो रहे जुल्म के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में आवाजें उठ रही है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने लोगों की आवाज को मार्शल लॉस के टॉर्चर से दबाना शुरू कर दिया है, जिसे लेकर अब पाकिस्तानी पत्रकार इमरान रियाज ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। दावा ये कि इस्लामाबाद में कश्मीर विरोध प्रदर्शनों के दौरान 17 कश्मीरी महिलाओं को हिरासत में ले लिया गया। 17 कश्मीरी महिलाओं को पुलिस थाने की बजाय कथित तौर पर एक SHO के निजी फार्म हाउस में रखा गया। महिलाओं को अब तक अदालत में पेश भी नहीं किया गया। कश्मीरी महिलाओं को कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना ही निजी स्थान पर रखा गया है। 17 लड़कियों को उठाकर एक फार्म हाउस में कैद कर दिया गया और ये फार्म हाउस जो है वो एक SHO की मलकियत है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली पाकिस्तान में से। तो इस्लामाबाद में एक फार्म हाउस है और वहां पे वो एक SHO की मलकियत है, एक छोटा फार्म हाउस है। वहां पे 17 खवातीन को रखा गया है, क्योंकि देखिए खवातीन का एक ही पुलिस स्टेशन है इस्लामाबाद में,
अगर वहां पे रखेंगे तो वो बैलक पड़ेगा, जब बैलक पड़ेगा तो खवातीन को आजाद करवा लिया जाएगा। तो इन्होंने खवातीन को भी गैर कानूनी तौर पे अलग जगहों पे रखना शुरू कर दिया है, कानून से बाहर। पाकिस्तान की सरकार और फील्ड मार्शल मुनीर की फौज ने लोगों की आवाज को दबाने के लिए सारी हदें पार कर दी है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लाहौर हाई कोर्ट के बाहर रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर तक को नहीं छोड़ा जा रहा। पाकिस्तानी पुलिस ने रिपोर्टर के सिर पर लाठी चलाई और हिरासत में ले लिया। एक और पाकिस्तान की सरकार ने विदेशी मीडिया की कवरेज को नियंत्रित कर दिया है। विदेशी पत्रकारों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों को पाकिस्तान में रिपोर्टिंग के लिए एनओसी लेना होगा। खासकर इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के बाहर कहीं भी रिपोर्टिंग के लिए पाकिस्तान सरकार से एनओसी लेनी होगी। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से जुड़े एक नए दावे ने बवंडर ला दिया है। दावा है कि एफआईए को एयरपोर्ट पर यात्रियों के मोबाइल फोन, कॉल लॉग, मैसेज और सोशल मीडिया चेक करने का अधिकार दिया गया है। यात्रियों को देश से बाहर जाते समय या वापस आते समय अपने फोन की जांच का सामना करना पड़ सकता है, जिसके बाद नागरिकों की प्राइवेसी और अधिकारों के इस्तेमाल की चिंता जाहिर की जा रही है। हालांकि फजीहत होते देख इस मामले में पाकिस्तान ने सफाई भी दी। सफाई में कहा, एआई प्रोफाइलिंग के बाद केवल हाई रिस्क यात्रियों के मोबाइल फोन की जांच होगी, सभी यात्रियों के फोन की जांच नहीं की जाती। दावा यह भी है कि मानव तस्करी रोकने के लिए एआई आधारित पैसेंजर प्रोफाइल के इस्तेमाल के लिए ऐसा हो रहा है, जो संदिग्ध मामलों में फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जा सकते हैं। पाकिस्तान की दोमुही सरकार क्या कहती है और क्या करती है, ये तो सबको पता है। ये पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक दिखाई भी दे रहा है। हद तो ये है कि पाकिस्तान की सरकार के मंत्री आपस में ही चूहे बिल्लियों की तरह आपस में लड़ रहे हैं। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर हमला बोला। मोहसिन नकवी ने फिर कहा कि वो अपने बयान पर कायम हैं। पाकिस्तान का सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। हालांकि कुछ ही देर में नकवी को अपनी कुर्सी की चिंता सताने लगी और वो अपनी बात को गोल गोल घुमाने लगे। हुकूमत का मुस्तकबिल बिल्कुल 5 साल पूरे करेंगे। शहबाज साहब 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। ये जो मर्जी कर लें, बयान में से जो मर्जी निकाल लें, सारा कुछ कर लें, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला 5 साल में वज़ीर आज़म अपना टाइम पूरा करेंगे। पाकिस्तान के गृह मंत्री और आर्मी चीफ मुनीर के साले मोहसिन नकवी के पिछले बयान ने तो भूचाल ला दिया था। खबर उड़ने लगी थी कि पाकिस्तान में जीजा साले की जोड़ी तख्ता पलट करने वाली है। एक बार फिर मोहसिन नकवी ने अपने बयान को दोहराया। पाकिस्तान के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। ऐसे में शहबाज शरीफ के ऊपर भी ये संकट है और इसीलिए बात निकली तो दूर तक गई। अपने ही मंत्री के बयान पर आए इस महासंकट ने शहबाज के विरोधियों को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। सवाल है कि इमरान की पार्टी के सड़क पर उतरने के बाद शहबाज शरीफ की विदाई क्या तय है?